हाँ, जय हिंद साथियों। आज जैसे कि हम लोग स्टडी करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी। हम लोग बात करेंगे कि भारत में नेचुरोपैथी का इतिहास, ठीक है। जिससे हम सभी लोग जानते हैं कि पहले से अपने आदिकाल से हमारे भारत का इतिहास बहुत बढ़िया किस्म का रहा है। तो उसमें हमारे वेदों का बहुत बड़ा योगदान रहा, चरक ऋषि मुनियों का बड़ा योगदान रहा। शुरू करते हैं अपना टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी इन इंडिया। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पद्धति का इतिहास उसकी योग्यता के प्रति विश्वास बढ़ाता है। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास हम उसकी योग्यता का विश्वास बढ़ाता है कि कितना काबिल था। यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा उतनी ही पुरानी है जितनी कि प्रकृति के 5 महाभूत। हम सभी को पता है कि पंच महाभूत में जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु आते हैं, ठीक है। प्राकृतिक चिकित्सा सभी चिकित्साओं की जननी कहलाती है। ये सब हम सब जानते हैं कि जो हमारे वेदों के हिसाब से सारे हैं, उसी हिसाब से अन्य चिकित्साओं का जन्म हुआ, ठीक है। तो जो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा है वो अन्य चिकित्साओं की जननी है, ये हम सभी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ जो हमारे हैं वो 4 प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये हमारे 4 वेद हैं जिनका अगर हम प्रॉपर स्टडी कर लें तो हमें ना किसी दवा की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी अन्य किताबों की ज़रूरत पड़ेगी। ये अपने आप में परिपूर्ण किताब, ये चारों वेद अपने आप में परिपूर्ण हैं। ये हमें संसार से लेके आत्मा का ज्ञान तक की सारा ज्ञान दे देती हैं। तो शुरू करते हैं। पहला ऋग्वेद के बारे में शॉर्ट बताएंगे, शॉर्ट फॉर्म में, केवल बैकबोन की स्टडी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जो मतलब मेन पॉइंट है उस हिसाब से बात करेंगे। तो सबसे पहला है ऋग्वेद। विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, हम सभी जानते हैं। इसमें जल, सौर, वायु, मानस और यज्ञ चिकित्सा का विस्तृत वर्णन है, ठीक है। इसमें चयम ऋषि की कहानी है जिन्होंने च्यवनप्राश की खोज करी थी। चयम ऋषि ने 125 वनस्पतियों के नाम इसमें खोज के रखे हैं, जिनके सेवन अगर हम कर लें तो हमारा शरीर निरोगी होता रहेगा, ठीक है। और हम सभी जानते हैं, अपने पूर्वजों से हमने सुना भी होगा कि ऋग्वेद हमारा जो है केवल चिकित्सा के उद्देश्य से ही बनाया गया था, ठीक है। इसमें तमाम अलग अलग वनस्पतियों का अलग अलग विस्तृत रूप बताया गया है, उनके फ़ायदे बताए गए हैं। यहाँ तक कि ऋग्वेद की स्टडी करके ही अन्य मेडिसिन्स वगैरह का आज बनाई जा रही हैं, मेडिसिन वगैरह। तो दूसरा है हमारा यजुर्वेद, ठीक है। इसमें पोषक तत्व हो गए, यज्ञ हो गया और उपवास की विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे हम लोग किस समय पे यज्ञ का कराना है, यज्ञ का आयोजन कराना है और किन किन समय पे हमें कौन कौन चीज़ें खानी हैं, ठीक है। इसका पूरा प्रॉपर विस्तृत इसमें यजुर्वेद में दिया गया है। उपवास की दी गई है, कौन कौन से उपवास हैं, ठीक है। हम लोग उपवास के बारे में भी जानते हैं, उपवास थेरेपी के बारे में भी जानते हैं। देखो अब नया मॉडर्न ज़माने में क्या हो गया, उपवास थेरेपी हो गई। पोषक तत्वों के यज्ञ और उपवास की प्रॉपर विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है। हम तीसरे वेद के बारे में जानना चाहेंगे। अब हम बताना चाहेंगे आपको कि ये सामवेद। इस वेद में ध्वनियों का और गायन का विस्तृत वर्णन किया गया है। कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं, किन से सा रे गा मा पा, किस ध्वनि को कहाँ से निकालना है, उस तरीके से प्रॉपर हर ध्वनि का इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से हम ध्वनियों के माध्यम से रोगों का उपचार कर सकते हैं। रोगों के उपचार के बारे में भी बताया गया है। आज हम सभी सब चीज़ों से अवगत हैं कि वर्तमान में ध्वनि चिकित्सा को साउंड थेरेपी भी कहा जाता है, ठीक है। अपने इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो, सब जगह पे अब साउंड थेरेपी का भी उपयोग होने लग गया है, ठीक है। तो ये हमें जो साउंड थेरेपी है हमें किससे मिलती है, हमें सामवेद से मिलती है। अब हम अगले बारे में आके बात करते हैं अथर्ववेद की, ठीक है। अथर्ववेद यह ग्रंथ ज्ञान के भंडारण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसको हम लोग ज्ञान के भंडारण समझते हैं। इसमें समस्त प्रकार के ज्ञान विज्ञान का विस्तृत वर्णन मिलता है। हम समझते हैं
कि अथर्ववेद में तमाम तरीके के ज्ञान विज्ञान के बारे में वर्णन मिलता है। ये एक विस्तृत चिकित्सा प्रणाली प्रदान करता है हम लोग को, और साथ ही साथ शरीर के आंतरिक और बाह्य दोनों भागों का विस्तृत वर्णन बताता है, जिसे फिजियोलॉजी और एनाटॉमी कहते हैं। उसमें क्या है, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में पूरी डिटेल अथर्ववेद से ही मिलती है हम लोगों को। क्लियर है। अब अथर्ववेद में क्या है, चिकित्सा की 4 पद्धतियाँ हुआ करती थी। अथर्ववेद चिकित्सा की 4 पद्धतियाँ हुआ करती थी। पहली है योग के माध्यम से, ठीक है। दूसरी है मानसिक इच्छा शक्ति के माध्यम से, जैसे हम लोग हीलिंग पावर कहते हैं ना, हीलिंग माइंड के एकदम मजबूती बना लेना, फिर नहीं होना है तो नहीं होना है, होना है तो होना है। योग के फिजिकल फिटनेस है ना, जिससे क्या है योग के माध्यम से, और फिर उसके बाद मानसिक इच्छा शक्ति के माध्यम से, पंच महाभूतों के माध्यम से, औषधियों के माध्यम से। ये अथर्ववेद की 4 पद्धतियाँ थी जिससे हम लोग बीमारियों से लोगों का उपचार करते थे, बीमारियों का उपचार करते थे। क्लियर। अब हम आ जाते हैं कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिनके भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है, बहुत बड़ा अपने आप में एक स्थान है चिकित्सा से संबंधित शास्त्र। तो सबसे पहले जब भी कभी शास्त्रों की बात होगी तो हम ऋषि चरक जी को जरूर से ज़रूर याद करते हैं। तो सबसे पहला है चरक संहिता शास्त्र। यह शास्त्र महाभारत के आसपास के काल का माना जाता है, जिसको सबसे प्राचीन शास्त्र माना जाता है, ठीक है। इसको सबसे प्राचीन शास्त्र भी कहा जाता है। और इस संहिता में चिकित्सक को महर्षि जो थे चरक जी, इन्होंने 8 विभागों में बांटा था, ठीक है। इस संहिता में चिकित्सा को 8 विभागों में बांटा था महर्षि चरक ने, जिसमें पहला है शल्य चिकित्सा, दूसरा शालक्य चिकित्सा, काय चिकित्सा, भूत, रसायन, अगध, कुमार भृत्य, वजीकरण, ये सर्जिकल में आ जाता है। ये शालक्य जिसमें क्या है ना, गर्दन से ऊपर की, ये सर्जिकल आइटम्स हैं, ठीक है। और ये हो जाता है शालक्य चिकित्सा। ये जनरल फिजिशियन जिसमें बैठते हैं उसकी जांच पड़ताल होती थी। ये न्यूरोलॉजी, भूत विद्या को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। रसायन तंत्र में क्या हो जाता है, जैसे कि तमाम चीज़ें, जैसे च्यवनप्राश रसायन तंत्र के अंतर्गत आता है, युवा बने रहो, है ना। अगत मतलब टॉक्सिकोलॉजी में, जैसे जहर, जैसे सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा काट लिया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये भी हमें चरक संहिता में पूर्णतः डिटेल मिली हुई है। कुमार भृत्य का जो है, इसमें है बाल एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जिसमें बाल एवं प्रसूति रोग के बारे में बताया गया है, ठीक। वजीकरण रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है। तो ये थे हमारे चरक संहिता के 8 विभाग, जिसमें चिकित्सा को अलग अलग भागों में बांटा था महर्षि चरक जी ने, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं दूसरे शास्त्र के बारे में, जिसके माध्यम से हमें चिकित्सा प्राप्त होती थी। तो दूसरा है सुश्रुत संहिता, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सुश्रुत संहिता। महर्षि सुश्रुत ने क्या किया, उन्होंने भी एक हिसाब से सुश्रुत संहिता को, चरक संहिता की समझ लीजिए कि फुल डिटेल से लिखा गया है, एक सुश्रुत संहिता है, ठीक है। अब महर्षि ने, चरक जी ने जो लिखा है उसको सरल भाषा में महर्षि सुश्रुत जी ने इसको शो करने की पूरा प्रयास किया है, सुश्रुत जी ने। तो अब जब बात करते हैं चरक संहिता शास्त्र का विस्तृत वर्णन किया गया, जिसमें और अधिक विस्तृत वर्णन किया गया है चरक संहिता के 8 भागों का। अभी जो हमने 8 भाग की डिटेल चेक करी थी, बात पढ़ी थी, बात बताया था, उसके विषय में क्या है और अलग डीपली तरीके से उन्होंने बताया। लेकिन शल्य चिकित्सा को और अधिक सरल सूत्रों से इन्होंने इस संहिता में लिखा है। शल्य मतलब शल्य चिकित्सा सर्जरी वाली, ठीक है। जैसे किसी का कान कट जाए, नाक कट जाए, तो उसको इस शल्य चिकित्सा के माध्यम से उस ज़माने में भी ठीक किया जा सकता था। उस ज़माने में उसका एक हिसाब से सर्जरी कर दी जाती थी। तो इसमें क्या है, इसमें शरीर के 107 मर्म स्थानों का भी वर्णन है। मर्म स्थान मतलब एक्यूप्रेशर का भी पूरी तरह से वर्णन किया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो तीसरी हमारी बुक है, उसका नाम है योग सूत्र। यह शास्त्र महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित है। इसमें अष्टांग योग के माध्यम से चिकित्सा का वर्णन किया गया है। इस शास्त्र के एक भाग हठ योग लिया गया है, जिसको चिकित्सा में उपयोग किया गया, बाद में इसको षटकर्म कह दिया गया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्राम। यह शास्त्र ऋषि वाग्भट जी के द्वारा वर्णित किया गया था, जिसमें चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों शास्त्रों की औषधियों का प्रमाणिक विवेचन किया गया है। जैसे कि हमारे महर्षि वाग्भट जी थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खुद
औषधियाँ भी खोज किया था औषधियों का भी खोज किया। तो उन औषधियों का उपयोग करने के लिए 7000 सूत्रों के माध्यम से इन्होंने स्पष्ट किया कि कैसे किस मरीज़ पे कौन सी औषधि का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं साथियों प्राकृतिक चिकित्सा से कि अभी मॉडर्न लाइफ में क्या मामला रहा है। ठीक है। वो तो हम लोगों ने एंशेंट बता दिया कि एंशेंट माहौल क्या था, प्राचीन। अब मॉडर्न में क्या चल रहा है, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में जो हमारे मॉडर्न में सबसे बड़ा हाथ रहा महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने 1946 में उरली नामक स्थान पर देश का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय को खुलवाया गया था। ठीक है। इन्हीं के समझ लीजिए महात्मा गांधी का ही इसमें सबसे बड़ा श्रेय रहा कि देश में वापस जो है प्राकृतिक चिकित्सा का उद्गम हुआ, फिर से उसका प्रचार प्रसार हुआ। बाद में फिर विनोबा भावे जी ने भी इसका खूब देश विदेश में प्रचार प्रसार किया। वर्तमान समय की जब बात करते हैं तो विट्ठल दास मोदी जी और डॉक्टर ओमकार नाथ जी इसका विश्व स्तरीय प्रचार कर रहे हैं। तो साथियों अपना इसमें वैल्यूएबल रेटिंग देना कि कैसा लगा आज का वीडियो। ठीक है। अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना आपस में साथियों को। ठीक है। टॉपिक है हमारा, जैसे टॉपिक हमने अभी आप सभी को क्लियर कर दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा डेफिनेशंस। ठीक है। अगले टॉपिक होंगे डेफिनेशंस होंगे, प्रिंसिपल होंगे, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। क्लियर। थैंक यू।